हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई एम श्योर आप सब एग्जाम की बहुत बढ़िया से तैयारी कर रहे होगे और उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम लेकर आ रहे हैं कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हम बहुत जल्दी जल्दी आपको करवाएंगे और जल्दी जल्दी आपको ही आंसर देना है, क्योंकि आपको जब आप एग्जाम देते हो एक्चुअल एग्जाम तो आपको मालूम होगा, आपने दिया ही होगा एग्जामिनेशन की, बहुत फटाफट आपको आंसर देने पड़ते हैं। तो आप सोचोगे कि ये मैम क्या पढ़ाने वाली है या क्या कौन से टेस्ट सीरीज करवाने वाली है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये बिहार स्टेट का एग्जामिनेशन का सीरीज है। तो जल्दी जल्दी पेन और कॉपी उठा के अपने पास रखिए। अगर आपको नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम होगा, तो एटलीस्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए बिना कोई विलंब किए हुए हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, इसका हिंदी में भी अगर हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या आ जाता है भाई? कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, प्रोटीन, उपयुक्त में से कोई भी नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आपको पता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं हमारे? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, है ना, ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी को ज्यादा जरूरत होती है, मतलब कि हम उनका जो तुलना होती है वो हम उनकी जो है वो ग्राम्स में करते हैं, राइट। तो ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में हमें क्या चाहिए होता है? कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है और प्रोटीन भी चाहिए होता है। ये सब की तुलना हम लोग किस में करते हैं? हम लोग ग्राम्स में करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं उनका हमारा माइक्रोग्राम्स में होता है या इंटरनेशनल यूनिट्स में होती है ना, बहुत कम क्वांटिटी में होता है। तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? वो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ऑप्शंस है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई? एक बार फिर से बता दी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ऊपर देखेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग, मोर देन वन ऑफ द अबव। यहाँ पर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 71 का आंसर क्या है? डी, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट स्पिरिचुअल वेलबींग, बी मेंटल फिजिकल एंड सोशल वेलबींग, सी एब्सेंस ऑफ डिजीज, या डी मोर देन वन ऑफ द अबव, या ई नन ऑफ द अबव। थोड़ा सा जब डी और ई दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन फिर से हिंदी में पढ़ देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को किस प्रकार की पूर्ण अवस्था की स्थिति में परिभाषित किया है? आध्यात्मिक कल्याण, मानसिक शारीरिक और सामाजिक कल्याण, रोग का अभाव, ऊपर में से एक से अधिक, या उपरयुक्त में से कोई भी नहीं। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्थ को क्या बोलता है? स्वास्थ्य को किस तरह का उसका परिभाषण करता है कि सिर्फ और सिर्फ रोग का अभाव नहीं होता है। यानी कि इसका मतलब ये क्या है कि रोग का अभाव नहीं होना मतलब इज नॉट एन ऑप्शन। रोग का अभाव तो है ही है, साथ ही साथ हमारी मानसिक शारीरिक और सामाजिक कल्याण जरूरी होता है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। एक बार इंग्लिश वाले में भी देख लेते हैं। क्या बताया मैंने कि इट इज एक तो मेंटल फिजिकल और सोशल वेलबींग, एब्सेंस ऑफ डिजीज भी होना चाहिए, और हाँ तीसरा स्पिरिचुअली वेलबींग भी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। दिस विल बी दी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 73, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज रिच इन प्रोटीन। इनमें से, इसको तो मैं हिंदी में बता सकती हूँ बिना पढ़े। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ या भोजन प्रोटीन से समृद्ध माना जाता है? चलो यहीं पर इसको सॉल्व कर देते हैं। आम, क्या आम को समृद्ध माना जाता है? नहीं। दालों को, जी हाँ दालों को माना जाता है। मक्का, नहीं, इसमें तो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, कंप्लीट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। तो ये जो है आपका मक्का बिल्कुल ही इनकम्प्लीट प्रोटीन आता है इसमें। उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि दालें या पल्स, या अगर इंग्लिश में का अगर लेंटल्स लिखा होगा तो लेंटल्स विल बी द राइट आंसर।
ठीक है, चलो 74th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 74th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोबायोलॉजिकल हैजार्ड। माइक्रोबायोलॉजिकल मतलब क्या हो गया, कीटाणु वाला। जो वर्म्स कौन से होते हैं, आपने कभी अगर देखा होगा तो इसको हम हिंदी में पिल्लू बोलते हैं या कीड़े बोलते हैं। तो वर्म्स किस में लगते हैं, चावल में लग जाते हैं, लेकिन ये दिखते हैं। माइक्रो बायोलॉजिकल मतलब क्या हुआ, जो कि हमें माइक्रोस्कोप से दिखता है और एकदम छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमें नंगी आंखों से नहीं दिखता है। तो वर्म्स तो नहीं होगा। वीवल, वीवल क्या होता है, वो एक कीड़ा होता है जो कि पंख वाला कीड़ा होता है, जो कि लग जाता है कई बार दालों में, कई बार गेहूं में दिखता है, मतलब सॉरी आटे में दिखता है आपको, तो वीवल भी दिखता है। ठीक है, यहाँ पर जो नहीं दिखता है वो होता है वायरस। तो यहाँ पर 74th क्वेश्चन का वायरस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पास्चराइजेशन, ठीक है, पाश्चरीकरण हिंदी में अगर देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, पाश्चुरीकरण में तापमान को किस प्रकार रखा जाता है, 100 डिग्रीज पर, 100 डिग्रीज के ऊपर, 100 डिग्रीज के नीचे, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से एक में कोई भी नहीं। पाश्चराइजेशन में टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो जैसे मैंने बताया है आपको, पाश्चरीकरण के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है लॉन्ग टेम्परेचर लो टाइम मेथड, सॉरी लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड, दूसरा होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, और एक तीसरा होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। लेकिन ये तीनों जो टेम्परेचर होते हैं, इन तीनों टेम्परेचर में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बिलो 100 डिग्रीज होता है। इवन UHT वाला जो प्रोसेस होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, उसमें करीब 90 या 92 डिग्रीज पे 3 सेकेंड्स तक रखा जाता है। तो 100 से कम है तो बिलो 100 डिग्रीज। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ये लिख लोगे। 76 क्वेश्चन, फ्रूट्स जैसे कि रेजन्स, प्रून्स, फिग्स, एप्रिकॉट्स, पियर्स एंड पीचेस, ये सारे कौन से होते हैं, बहुत सिंपल सा इसका एक वो है। इनको कैसे प्रिजर्व किया जाता है पूछा गया है, डिहाइड्रेशन से, ड्राइंग से, कैनिंग से, एक से ज्यादा या एक से कम, नोटा, लास्ट में नोटा बोलेंगे हम, नन ऑफ दी अबव का मतलब नोटा है। तो मुझे याद आ गया, मैंने ये जब करवाया था तो मैंने नोटा ही बोला था। फल जैसे कि किशमिश, आलू बुखारा, अंजीर, खुबानी, नाशपाती और आड़ू को किस प्रकार संरक्षित किया जाता है, निर्जलीकरण, सुखाना, डब्बाबंदी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर इनको क्या बोला जाता है, ड्राई फ्रूट्स बोला जाता है। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, सुखाया जाता है। ठीक है, सुखाना। 76 का ऑप्शन बी, ड्राइंग। डिहाइड्रेशन मतलब क्या हुआ, किसी में से पानी निकाल देना। पानी नहीं निकाला जाता है, इसको सुखाया जाता है। तो क्या हो गया यहाँ पर आंसर, ड्राइंग, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स है, इसलिए यहाँ पर देखो इन्होंने ड्राई फ्रूट्स नहीं मेंशन किया है, फ्रूट्स खाली मेंशन किया है। लेकिन आपके ऊपर है कि आप कितना समझ पाते हो। चलो, विलंब ना करते हुए हिंदी वाले को पार करते हुए आ जाते हैं इंग्लिश के 77 क्वेश्चन पे। जब हाइट इज लेस देन एडिक्वेट फॉर एज, जब एक एज पर उस बंदे की हाइट उतनी नहीं बढ़ रही हो तो उसको क्या कहा जाता है। आपको पता है ये सब चीजें हम पढ़ा चुके हैं, स्टंटिंग क्या होती है, वेस्टिंग क्या होती है, मरासमस क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ा चुके हैं। और यहाँ पर क्या पूछा गया है, हिंदी वाले में भी पूछ लेते हैं। जब लंबाई उम्र के अनुसार पर्याप्त से कम हो तो उसे क्या कहते हैं। मरासमस क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है। वेस्टिंग क्या होता है, जब वजन कम हो जाता है। और स्टंटिंग मतलब क्या होता है, जब हाइट कम होती है। तो यहाँ पर जो है स्टंटिंग इज द राइट आंसर। स्टंटिंग जो है वो राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ देखोगे जब हाइट इज लेस तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है स्टंटिंग। स्टंटिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर नहीं पता होगा तो लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच विटामिन, कौन सा विटामिन है जो कि जरूरी है फॉर मेंटेनिंग हेल्दी एपिथेलियम। हेल्दी एपिथेलियम मतलब क्या हो गया, हमारा स्किन, हमारी स्किन के लिए जरूरी है। हमारी आंखों की रोशनी बिल्कुल सही होना चाहिए, उसके लिए जरूरी है। हमारी ग्रोथ बढ़ती रहे और हमारी इम्यूनिटी। हिंदी में पढ़ोगे तो हिंदी में पढ़ना है इसको, कौन सा विटामिन की जरूरत होती है जो कि स्वस्थ एपिथेलियम, सामान्य दृष्टि, विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए होती है।
तो 78 क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है, आपको पता है कि कौन सी चीज की डेफिशिएंसी से आंखें खराब हो जाती है, तो विटामिन सी से नहीं होती है, ठीक है, विटामिन बी 12 से नहीं होती है, लेकिन विटामिन ए से की कमी से आंखें दृष्टि खराब हो जाती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसके लिए कुछ विटामिन बहुत जरूरी होते हैं, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन सी, विटामिन ई, और दो मिनरल्स सेलेनियम और जिंक बहुत जरूरी होते हैं, इनको जरूर से लेना चाहिए, ठीक है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है, और यहाँ पर जब उन्होंने एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है कि कौन से विटामिन से हमारी स्वस्थ एपिथेलियम रहती है, हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है, हमारी आंखों के लिए भी अच्छा होता है, विकास के लिए, ग्रोथ के लिए, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 78 का आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 पे आ जाते हैं। इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ऊपर में से कोई नहीं या ऊपर में से दोनों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकेराइड कंपोनेंट? ग्लूकोज क्या बनाता है, मोनोसैकेराइड होता है कि डाइसैकेराइड होता है? पहले तो आप ये बताओ, ग्लूकोज क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है, ठीक है। लैक्टोज जो होता है वो क्या बनाता है, लैक्टोज क्या देता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो लैक्टोज क्या हुआ, इट इज अ डाइसैकेराइड यूनिट, 1 mole of lactose gives 1 glucose and 1 galactose, ठीक है। तो क्या हुआ, ये डाइसैकेराइड। तो यहाँ पर 79 का आंसर बी है, ठीक है, इट इज अ डाइसैकेराइड, लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड। ये लैक्टोज का बेसिकली मतलब योर लैक्टोज बिकम्स अ डाइसैकेराइड, ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? डाइजेशन ऑफ कुक्ड स्टार्च स्टार्च, मतलब कि आपके पके हुए स्टार्च का पाचन कहाँ शुरू होता है? हमारे मुंह से शुरू होता है, पेट से शुरू होता है, छोटी आंत में शुरू होता है, उपयुक्त में से कुछ नहीं या उपयुक्त में से इससे अधिक? तो आंसर पे भी आ जाते हैं, इंग्लिश वाले पे ही करते हैं। आपको पता है कि हमारे माउथ में एक एंजाइम होती है जिसको हम कहते हैं PTYL, PTYA, पटाइलिन। सही स्पेलिंग लिखी है मैंने, एक बार फिर से लिख देती हूँ, पटालिन, PTYLIN, या फिर इसका, चलो ये नम स्पेलिंग अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको हम लिख देते हैं अमाइलेज। और कौन सी अमाइलेज होती है ये? सलाइवरी अमाइलेज। कौन सी स्पेलिंग, कौन सी अमाइलेज होती है, कौन सी एंजाइम होती है? सलाइवरी अमाइलेज। और ये सलाइवरी अमाइलेज हमारे मुंह में होती है, और मुंह में जैसे ही स्टार्च जाता है मुंह में ही उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। और इसका आंसर मैं आपको किस तरह से बताना चाहूंगी कि अगर आपको पता होगा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग कभी कभार जो डायबिटिक्स होते हैं ना, जो लोग डायबिटीज, मधुमेह की जो बीमारी होती है उससे जो लोग सफर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि आप अपने साथ टॉफी रखा करो, ताकि तुरंत वो टॉफी या जो दवा होती है, तो जैसे ही हमारे जो स्टार्च होता है उसको फटाक से हमारी सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट करती है, और वो कन्वर्ट होती है शुगर में, ग्लूकोज में, जो कि बॉडी में जाके हमारे खून में जाके हमको एनर्जी देता है, और तुरंत वो इंसान जो है जिसको हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर की कमी होती है, वो थोड़ा सा उसको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये नहीं कि डायबिटिक पर्सन को टॉफी खाना खाते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 80, है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81, पेप्सिन। अब देखो यहाँ पर फिर से एक एंजाइम के बारे में बताया गया है। पेप्सिन जो एंजाइम है वो कहाँ पाई जाती है? स्टमक में पाई जाती है, या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पाई जाती है, या इंटेस्टाइनल सेल्स में पाई जाती है, एक से ज्यादा में पाई जाती है, या नन ऑफ दी अबव? तो पेप्सिन जो एंजाइम होती है, आपको पता है कहाँ होती है? ये हमारे पेट में पाई जाती है। और ये पेप्सिन का काम क्या होता है? ये पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती है, ठीक है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती है, और तो प्रोटीन्स का डाइजेशन हमारे पेट से शुरू हो जाता है। तो पेप्सिन कहाँ पाई जाती है? हमारे पेट में
पाई जाती है? अगर इसको आंसर आपको हिंदी में भी देखना है तो इसमें जो है आप देख लोगे। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? पेट में, छोटी आंत में, आंतों की कोशिकाओं में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या नोटा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जा रहा है? पेप्सिन कहाँ पाई जा रही है? पेप्सिन, सॉरी नॉट पेप्टिन, पेप्सिन कहाँ पाई जा रही है? हमारी पेट में पाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस को क्या कहा जाता है? ग्रोथ कहा जाता है, डेवलपमेंट कहा जाता है, मैच्योरिटी कहा जाता है, वन ऑफ द अबव से ज्यादा, या नन ऑफ द अबव, यानी कि नोटा। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। 82 नंबर क्वेश्चन। प्रगतिशील श्रृंखला में क्रम अनुसार सुसंगत बदलावों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको वृद्धि कहा जाता है, इसको विकास कहा जाता है, परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी कहा जाता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखो, अगर कोई चीज प्रगतिशील हो रही है, एक ऑर्डरली चेंजेस हो रहे हैं, क्रम अनुसार एक के बाद एक चेंजेस हो रहे हैं और अच्छे बदलाव हो रहे हैं, तो उनको हम हमेशा क्या कहेंगे? उनको हम विकास कहेंगे, उनको हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो 82 का विकास, या अगर हम इंग्लिश की बात करें डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, डेवलपमेंट इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाक से। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो गया? इन अ नॉर्मल इन्फेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? इन अ नॉर्मल इन्फेंट वेट डबल्स इन, एक सामान्य शिशु में वजन दुगना कब होता है? वजन दुगना कब होता है? 2 टाइम्स कब हो जाता है? 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, या एक से ज्यादा? और नोटा तो गलत है यहाँ पर। ठीक है, एक ही ऑप्शन होगा। तो ये तो आपको पता है कि यहाँ पर एक ही ऑप्शन होना चाहिए। और क्या ऑप्शन है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 84 का नॉर्मल वेट, 84 का ऑप्शन क्या है? नॉर्मल वेट ऑफ इन्फेंट कितने महीनों में डबल होता है भाई? 6 महीनों में डबल होता है। 6 महीनों में जो उसका जन्म का वेट होता है उसका वो डबल हो जाता है। ठीक है, 6 महीनों में डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, 9 मंथ्स पे, 9 महीनों पे बच्चे को किस चीज का टीकाकरण लगाना जरूरी होता है? बच्चों को किस चीज का टीकाकरण करना जरूरी होता है? क्या वो ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको हम ओपीवी बोलते हैं, वो होता है? क्या वो हेपेटाइटिस है? क्या वो मीजल्स या रुबेला है? एक से ज्यादा, या नन ऑफ दी अबव? जल्दी से, अगर आपको पता है तो आप के पास मार्क्स आ जाएंगे, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं हूं यहाँ पर बताने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ओपीवी, हेपेटाइटिस, तीसरा मीजल्स, रुबेला। ये जो होता है ना, दिस इज द राइट आंसर। इन 9 महीनों पे बच्चे को इसमें वैक्सीनेट करवाना पड़ता है। ठीक है, तो चलो ये आपके पास ऑप्शंस में 9 महीने पे आप हमेशा एक तो वैक्सीनेशन का शेड्यूल जो है वो कहीं पर लिख लो बच्चों। और अगर आपको लगता है कि नहीं याद होता है तो आप ये याद कर लेना कि एमआर वाली जो वैक्सीन होती है वो 9 महीने पे लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द एबिलिटी टू यूज सिजर्स comes under which area of development? हिंदी में देखें कि जब हम एक बच्चा, छोटा बच्चा जो है कैंची उपयोग करने लगता है बढ़िया से, कैंची से मतलब वो काटने लगता है पेपर वगैरह, तो उसके उसका कौन सा विकास हो रहा है? शारीरिक विकास हो रहा है, बौद्धिक विकास हो रहा है, मोटर विकास हो रहा है, एक से ज्यादा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर मोटर विकास क्या होता है? जहां पर हमारे मसल्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? जहां पर हमारे मसल्स यूज होते हैं। और आप जब कैंची को हाथ से बच्चा पकड़ता है तो पता है क्या यूज कर रहा है? वो अपने मसल्स को यूज कर रहा है। फाइन मोटर और ग्रॉस मसल्स जो होते हैं, और एक फाइन मसल्स होते हैं। फाइन मसल्स, ग्रॉस मसल्स क्या हुआ? जब वो हाथ ऊपर नीचे करने लगता है, जैसे कि ये 3 महीने का, 4 महीने का बेटा बच्चा जो होता है वो अपने पैर आगे पीछे फैलाता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अपने फाइन मोटर स्किल्स, मतलब और बारीक वाली मोटर
स्किल्स मसल्स को इस्तेमाल करने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बच्चा और ज्यादा बढ़िया से काम करने लगता है और उसी तरह से वो कैंची चलाने लगता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आंसर हो जाएगा मोटर विकास, या इंग्लिश में मोटर डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। जब एक बच्चा अपने हेल्दी ग्रोथ चार्ट, आपने देखा होगा डॉक्टर अक्सर बच्चे के लिए साथ में देते हैं जब नवजात शिशु किसी क्लिनिक पे जाते हैं टीकाकरण करवाने के लिए, तो एक ग्रोथ चार्ट देना अनिवार्य होता है। तो उस ग्रोथ चार्ट में एक ग्रोथ कर्व होता है, उस ग्रोथ कर्व में अगर बच्चा पीछे की ओर चल रहा है तो ग्रोथ कर्व किस तरह से बन जाता है। ग्रोथ कर्व क्या होता है, एक डायग्राम होता है, ये बच्चे का उम्र है और ये उसका वेट है। तो वो कुछ ग्रोथ कर्व, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका वेट बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर इनका कहना क्या है कि अगर बच्चे का आ, क्या हो रहा है, अगर बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रही है ठीक से और वो पीछे जा रहा है, तो क्या होगा, ये ग्रोथ कर्व जो है ये थोड़ा सा नीचे होने लग जाएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पर आंसर भी बता दिया। तो क्या हो जाएगा 87 क्वेश्चन का आंसर, कि जो बच्चे का जो ग्रोथ पैटर्न है ये एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलाएगा। देखो नीचे की ओर जा रहा है, क्योंकि एज तो बढ़ रही है, एज बच्चे की बढ़ रही है, लेकिन वजन जो है वो, वेट यहाँ पर है और एज यहाँ पर है। एज बढ़ रही है लेकिन वेट जो है वो घट रहा है। तो ये जो ग्रोथ कर्व होगा ये क्या दिखाएगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का पैटर्न दिखाने लग जाएगा। ठीक है, हिंदी में देखना है ये क्वेश्चन, तो आप हिंदी में भी आप ये क्वेश्चन को देख सकते हो। जब शिशु स्वस्थ वृद्धि के नमूने से पिछड़ जाता है तो चार्ट में उसका विकास वक्र क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है भाई, नीचे की दशा दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 87 नीचे की दशा दर्शाता है। ठीक है, 88 वाले नंबर पे आ जाते हैं। 3 महीने पे बच्चे का क्या मोटर डेवलपमेंट का माइलस्टोन अचीव होता है। अभी मैंने मोटर डेवलपमेंट बताया था ना, कि मसल जो होती हैं, चलना फिरना, बोलना, ये सारी चीजें। तो 3 महीने पे क्या कर सकता है बच्चा, सबसे पहले क्या है ऑप्शन में, कि बच्चा साइड टू साइड रोल कर सकता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, बैठ सकता है किसी अडल्ट के सपोर्ट के साथ। 3 महीने पे भाई मत बैठाना। तीसरा क्या है, कैन होल्ड देयर हेड, तीसरे महीने पे बच्चे का हेड स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर ये सही आंसर होता है, तीसरे महीने पर बच्चे का हेड स्टेबल हो जाता है, तो ये सही आंसर है। हिंदी में भी देख लो, तीसरे महीने की उम्र में कौन सा क्रियात्मक विकास माइलस्टोन शिशु हासिल करता है। वो पीठ से पेट की ओर और पेट से पीठ तक पलट जाता है, ये करीब चौथे छठे महीने तक होता है ना। एक वयस्क के सहारे बैठ सकता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अपने सिर को संभाल सकता है, यहाँ पर यही वाला आंसर सही है कि वो अपने सर को संभाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ बच्चों से ही रिलेटेड है, मेरे ख्याल से जिसने पेपर सेट किया था उसको बच्चों से बड़ा प्यार था। तो क्वेश्चन ये था कि टेलीग्राफिक स्पीच मतलब क्या होती है, टेलीग्राफिक स्पीच मतलब क्या होती है। बैबलिंग, एक वर्ड या 2 वर्ड के सेंटेंसेस, कूइंग, मोर देन अबव, वन ऑफ द अबव, या नोटा। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं भाई। टेलीग्राफिक बोली का मतलब क्या है, तुतलाना, तुम्हारे दल पे तलेंदे और टॉफी खाएंगे, तुतलाना। ठीक है, एक या दो शब्द के सरल वाक्य जो संपूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करते हैं, जैसे कि मम्मा मम दो, इस तरह से। कुकू करना, कू ओ ओ, छोटे बच्चों को देखा है ना, बहुत छोटे बच्चे जब उनसे बात करो बहुत ही करते हैं, ओ ऐसे करके, दैट इज कूइंग, कुकू करना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये एक या दो शब्द के सरल वाक्य को संपूर्ण अर्थ में अभिव्यक्त करना, ये आपकी टेलीग्राफिक लैंग्वेज हो जाती है। 89 क्वेश्चन ये था। 90th क्वेश्चन, अरे फिर आ गया बच्चों का क्वेश्चन। 90th क्वेश्चन क्या है, 6 साल की उम्र में बच्चे की वोकैबुलरी कितने हो जाती है, कितने शब्दों की वोकैबुलरी बच्चा जानता है। 6 साल की उम्र में कितने वोकैबुलरी को बच्चा जानता है, और इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। आपको इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि याद नहीं होगा। करीब 10,000 शब्द जो है वो बच्चा जान लेता है, करीब 10,000 शब्द जो है वो बच्चा जान लेता है। ठीक है, ये चीज आपको
याद करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हिंदी वाला छोटा कर लो भाई। 91st क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इससे बहुत दिनों से कोई सवाल नहीं आया है, तो नोट कर लो, इससे सवाल आएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है क्या दर्शाता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नोटा। हिंदी में भी देख लो। मानव विकास सूचकांक किसका सूचकांक है? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। मैं आपको बता दूं, नहीं पता होगा अगर आपको, तो यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी होती है और ये भी होता है। तो इसका मतलब सिंपल आंसर यहाँ पर क्या है? मोर देन वन ऑफ द अबव। मोर देन वन ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर हो जाता है। चलो 92 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल है। WHO रिकमेंड्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर, एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है? बिना और कुछ पानी, शहद, दाल, चावल, रोटी, सब्जी दिए बिना जो स्तनपान होता है वो कितने महीने तक करना चाहिए? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो आंख बंद करके, कान बंद करके अगर कोई बच्चा कोमा में भी लेटा होगा तो वो बता देगा कि कितने महीने तक कर सकते हैं भाई। 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का स्तनपान करने की सिफारिश देता है WHO। ठीक है, WHO क्या कहता है? ओनली माँ का दूध टिल 6 मंथ। उसके बाद आ जाते हैं 93 क्वेश्चन पे। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस जो कि चाइल्डहुड में यानी कि बचपन के दौर में होती है, उनको क्या कहा जा सकता है? कौन कौन सी हो सकती है? ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, अनीमिया, न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि सिर्फ बचपन में अगर करने वाली कौन सी बीमारियां होती हैं, तो बाल्यावस्था में, बाल्यकाल में पोषण की कमी से होने वाली, अच्छा बाल्यावस्था में पोषण की कमी से होने वाली, तो आपको ये पता है कि रक्त की कमी तो नहीं होगा, है ना? प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण होगा। और नेशनल न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस जो होती है अक्सर गांव में छोटे उम्र के बच्चों को होती है, बाल्यकाल में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? ए और सी दोनों ही ऑप्शंस है, यानी कि हमारा क्या हो गया? ये उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। 93rd क्वेश्चन ये हो गया। चलो 94th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इंग्लिश वाले साइड पे। डाइट ऑफ अ प्री स्कूल चाइल्ड, एक बच्चे की, एक स्कूल जाने वाले मतलब प्री स्कूल जाने वाले बच्चे की डाइट कैसी होनी चाहिए? वैरायटी ऑफ टेक्सचर, टेस्ट, स्मेल एंड कलर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक सही ऑप्शन है, एक वैरायटी होना चाहिए। वैरायटी ऑफ व्हाट? टेस्ट की वैरायटी होनी चाहिए, टेस्ट की वैरायटी होनी चाहिए, टेक्सचर की वैरायटी होनी चाहिए, भाई कलर की वैरायटी होनी चाहिए, वरना बच्चा बोर हो जाएगा। और दूसरा क्या बोला है कि बैलेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत ज्यादा अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दे देंगे तो बच्चे का पेट खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा फाइबर दे देंगे, बहुत ज्यादा रफेज दे देंगे, तो ये भी सही है। ठीक है, तीसरा क्या है कि कुछ क्वांटिटी में मतलब कम देना चाहिए मिठाई, आइसक्रीम और फास्ट फूड, और ये भी सही। चलो इसको एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं अगर आपको लगता है। मेरे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए मोर देन वन ऑफ दी अबव। एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। विद्यालय पूर्व बच्चों के आहार में किस पहलू पर जोर देना चाहिए? बनावट, स्वाद, गंध एवं रंगों में विविधता, जटिल कार्बोहाइड्रेट के बीच संतुलन, मिठाई, आइसक्रीम और फास्ट फूड के उपभोग पर संयम, संयम रखना चाहिए। सब सही है भैया, इसलिए आंसर क्या हो गया? आंसर हो जाता है आपका डी। 95th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फूड गाइड पिरामिड, आपको पता है फूड गाइड पिरामिड है जो कि अभी हाल में बदलाया भी है, लेकिन इसमें जो पूछा गया है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। फूड गाइड पिरामिड में क्या बोला है? सबसे ऊपर, यानी कि यहाँ पर थोड़ा साफ से बना के दिखा, ये जो फूड गाइड पिरामिड है उसमें बोला गया है सबसे ऊपर इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में क्या होता है? तो इस वाले एरिया में क्या फैट्स और शुगर होता है, क्या दालें होती है, क्या मीट प्रोडक्ट्स होते हैं, या मोर देन वन ऑफ दी अबव, या नो? तो मैं बताऊं यहाँ पर क्या होता है भाई, जो हमें सबसे कम लेना चाहिए क्या हो जाता है? फैट्स, शुगर
और तीसरी चीज ऑयल। ये तीनों चीजें होती है। तो यहाँ पर दिस इज द राइट आंसर। 95th क्वेश्चन में फूड पिरामिड गाइड में सबसे ऊपर फैट और शुगर होता है, जिसको हमको सबसे कम मात्रा में लेना चाहिए। ईटिंग डिसऑर्डर इन अडोलेसेंस, किशोरावस्था में खाने से होने वाली एक बीमारी, साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसमें बहुत ज्यादा खाते हैं और उसके बाद जो है क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज दवा ले लेते हैं जिससे या तो उनको दस्त हो जाते हैं या फिर उल्टियां हो जाती है या फिर लैक्सेटिव्स ले लेते हैं। उसे क्या कहा जाता है, और यहाँ पर बुलिमिया कहा जाता है। ठीक है, गॉर्जिंग एंड पर्जिंग इसको बोला जाता है इंग्लिश में, गॉर्ज एंड पर्ज। गॉर्ज एंड पर्ज, गॉर्ज मतलब हचक के खाओ और पर्ज मतलब सब बाहर निकाल दो, इसको कहा जाता है बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 94th क्वेश्चन, 95th 6th क्वेश्चन हो गया था। 4 क्वेश्चन हम और करेंगे। 97th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ न्यूट्रिशन विच डील्स विद न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इलनेस। न्यूट्रिशन इलनेस के टाइम पे, बीमारी के टाइम पे उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? पहली चीज क्लिनिकल न्यूट्रिशन, बिल्कुल बोला जाता है। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, या इसको शॉर्ट फॉर्म में एमएनटी भी बोला जाता है, एमएनटी भी बोला जाता है। और डाइटेटिक्स भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर आंसर आपका मोर देन वन ऑफ द अबव। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, डायरेटिक्स, ये तीनों चीजें हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाता है आपका? मोर देन वन ऑफ द अबव। हिंदी में भी देख लेते हैं, अगर हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो। एक पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो कि बीमारियों में पोषण संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? नैदानिक पोषण, चिकित्सीय पोषण थेरेपी और डायरेटिक्स, ये तीनों चीजों को बोला जा सकता है। तो 97th क्वेश्चन समझ में आ गया। 98th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट के बारे में आपको क्या कहना है भाई? सॉफ्ट डाइट सॉलिड होते हैं पर सॉफ्ट फूड होते हैं। सही है, सॉलिड है पर सॉफ्ट फूड है। लाइटली सीजनड होते हैं, बिल्कुल सही। लाइटली सीजनड होते हैं भाई, मसाला तेल मिर्च नहीं होती है। डू नॉट कंटेन फाइबरस और गैस फॉर्मिंग फूड्स, ये भी सही है। तो जब तीनों आंसर सही है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। जब तीनों ऑप्शन सही है, एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं 98 क्वेश्चन को। नरम आहार ठोस है पर नरम भोजन है, हल्के मसाले युक्त होता है, रेशे और गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ नहीं होते हैं। तो आंसर क्या हो जाता है? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 99 क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, जल्दी जल्दी। ओवरवेट, ओवरवेट एक होता है नॉर्मल वेट, एक होता है ओवरवेट, और तीसरा क्या होता है? ओबेसिटी यानी कि मोटापा। तो ओवरवेट में कौन सा कंडीशन होता है? जब बॉडी वेट मोर देन 20% होता है डिजायरेबल वेट का, या 10 to 20% ज्यादा होता है, या लेस देन 10% होता है, या मोर देन वन ऑफ दी अबव, नोटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं। जब मोर देन 20% होता है तो उसको क्या कहा जाता है? ओबेसिटी। ठीक है, जब 20% से ज्यादा है तो उसको कहते हैं मोटापा, और अगर 10% से कम है तो उसको कहते हैं अंडरवेट। भाई कहाँ हो? अंडरवेट। तो और जब 10 से ज्यादा और 20 से कम होता है तो उसको कहा जाता है ओवरवेट। एक टिप दूं, बहुत इजी, जहाँ पर जो समझ में कुछ नहीं आता है, जिसमें सबसे ज्यादा लिखा रहेगा ना, जैसे यहाँ देख लो आप, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो जहां पर सबसे ज्यादा लिखा होगा वही आंसर होगा, अगर समझ में ना आए। ऐसे समझ में बहुत इजी सा क्वेश्चन था, तो समझ में आ ही गया होगा। तो हिंदी में देखना चाहते हैं आप, एक बार हिंदी में भी दिखा देते हैं। 99 क्वेश्चन। अधिक वजन वह स्थिति है जब शरीर का वजन वांछित वजन से 30% अधिक होता है। उम्र, लंबाई और लिंग के अनुसार माध्य मानक वजन से 10% से ज्यादा और 20%, 10 और 20% ज्यादा होता है। वांछित वजन से 10% कम होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 99th क्वेश्चन। और 100th क्वेश्चन पे आ जाओ। ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, कब्ज की बीमारी है ना, कौन सा ऐड होता है वो? हर रोग दफा, समथिंग समथिंग, पेट सफा हर रोग दफा, है ना। कॉन्स्टिपेशन में
क्या लेना चाहिए भाई? हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। फैट हाई फैट डाइट लेनी चाहिए? नहीं भाई। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन लेना चाहिए? नहीं भाई, ये तो तब लिया जाता है जब आपको डायरिया हो जाता है। मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं। तो आंसर क्या है यहाँ पर? आंसर हो गया ए, हाई फाइबर डाइट लेनी पड़ती है। हुआ क्वेश्चन। चलो नीचे हिंदी वाले में भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से, ताकि आपको समझ में आ जाए। कब्ज के दौरान क्या लेना चाहिए? अधिक रेशे का युक्त आहार लेना चाहिए? अधिक वसा? नहीं। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन? नहीं। 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 हाँ। तो 100 क्वेश्चन का क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है आंसर ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। तो बच्चों, ये हमारा एक रैपिड सेशन था क्यू एन ए का। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स हम इसी तरह के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। टेक केयर, कीप वॉचिंग अस एंड कीप studying also. Goodbye.